नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या पड़ेगा। कल भी हमने चर्चा करी थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और गहराई से इसका विश्लेषण करना चाहते हैं कि आखिरकार इंडिया को क्या मिल रहा है, यूएस को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है और इंडिया को यूएस से क्या एक्सपेक्टेशन है, और इससे जो हमारे देशवासी हैं उनको क्या फायदा होने वाला है और कहां कहां उनको डेंट भी पड़ सकता है क्या। क्योंकि अमेरिका कह रहा है एक तरफ कि $500 बिलियन का जो है ना ट्रेड कमिटमेंट की बात वो कर रहा है, तो वो $500 बिलियन क्या है? क्या हम एक साल के अंदर $500 बिलियन का ट्रेड करने जा रहे हैं यूएस से? दूसरी जो हम बात कर रहे हैं कि 18% यूएस हमारे ऊपर 18% का टैरिफ अभी भी लगा रहा है, उसने रिड्यूस किया है, रिड्यूस करके अब 18% हो गया है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ये कहा जा रहा है कि जब हम यूएस हमें एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि हम कुछ यूएस से एक्सपोर्ट करेंगे, तो वहां बहुत सारी चीजों पे वो टैरिफ जीरो है, हम उसको क्यों टैक्स टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। तो इन सब विषय पे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या बन रहा है और किसको कितना फायदा हो रहा है या किसको नुकसान भी हो रहा क्या है। अब हम आपका हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका परिचय करा देता हूं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु गवर्नमेंट से हैं और इवन वो सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और करेंटली वो विजिटिंग फेलो रिसर्च हैं सीपीआर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन मनिक तालिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राजेश पांडे जी चीफ मैनेजर हैं क्रिप्को में और विनोद कुमार कौल जी हैं हमारे साथ डायरेक्टर जनरल आईआरईएफ के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजीव रंजन जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि जब ये ट्रेड डील की बात हो रही है तो इसमें जो 18% वाला मुद्दा है, 18% वर्सेस 0% की जो आजकल एक डिस्कशन का, डिबेट का मुद्दा बना हुआ, ये क्या है? थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता जो है ये काफ़ी दिन से चल रही थी और अब करीब 10 महीने के बाद एक अनाउंस हुआ है जो नया ट्रेड डील, वो उसको एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। और जो टैरिफ में भारी कटौती की बात आप कर रहे थे, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगे हुए प्रभावी शुल्क जो टैरिफ है वो 50% था, उसको घटा के 18% कर दिया है। और ये जो उसके अलावा जो अगस्त 2025 में एक 25% का दंडात्मक शुल्क भी था जो रूसी तेल को जो खरीदा जा रहा था उसके कारण लगाया गया था। तो इससे हमारे प्रमुख जो सेक्टर्स हैं वो टेक्सटाइल, कपड़े वाले जो हैं, इनको काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि 18% शुल्क से निर्यातकों को वैश्विक बाजार में काफ़ी मदद मिलेगी और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से भी ये फ़ायदा रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एज है, क्योंकि भारत का 18% अगर आप अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को देखेंगे, जैसे वियतनाम में 20% है, बांग्लादेश में भी 20% है, चीन में 30 से 35% डिपेंडिंग ऑन कमोडिटीज़, और उसके हिसाब से ये ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे और डिटेल में तो ये बहुत ही मेरे ख्याल थाईलैंड में भी, जी हाँ, तो ये अच्छा रहा हम लोग के लिए। और फार्मास्यूटिकल जो है और जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, सी फूड में भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। और इससे जीडीपी की वृद्धि दर भी इंडिया की बढ़ेगी, बिकॉज इससे गोल्ड जो रुपया इंडिया, और जो भी हम लोग कह रहे थे कि इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से 92 रुपीज़ हो गया था, वो भी अब फिर ठीक समय पे, मतलब कि उसका भी उस पर असर पड़ा है। स्टॉक मार्केट ने इसको बहुत वेलकम किया है। तो इस तरह से ये हमारे इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छा है और इससे हमको ऊर्जा और तकनीक में भी सहयोग मिलेगा। बिकॉज आप जो कह रहे थे $500 बिलियन की बात है, तो उसमें भी हमें वो हम लोग और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हालांकि एक बात हमको समझ में कि ये अभी एक डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, अनलाइक जनवरी को।
उसके डिटेल जी जी चलिए अभी इसको दोबारा सेकंड राउंड में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और लोगों से डिटेल्स हैं, तो वो एक एग्रीमेंट है जिसकी पूरी डिटेल्स हैं जी। विनोद कौल जी, मैं 2027 से उसको फिर देखना होगा, लेकिन इतना बहुत फेडरेशन है, उसने बड़े बड़े एक्ट्स दिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। ये मैं देख रहा हूँ बिजनेस लाइन में थैंक यू मोदी जी का एक ऐड है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो इसको किस तरह से आपके ट्रेड को एग्रीकल्चर में और विशेषकर जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको किस तरह से बेनिफिट होने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी राजीव जी ने कहा कि भाई जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका टैरिफ तो हमसे ज्यादा है, तो क्या हम कंपटीशन में उनसे और बेहतर हो पाएंगे? चलिए मैं तब तक राजेश पहाड़िया जी से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इन बिटवीन जब टैरिफ 50% हो गया था एंड कंपैरेटिवली जो मेजरली हम लोग जैसे फूड कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मार्केट के लिए, वो शिफ्ट हो गया था टू अदर ओरिजिन्स। जैसे थाईलैंड अपनी बासमती का रिप्लेसमेंट जैस्मिन का हो गया था, पाकिस्तानी बासमती की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो वो वापस मूव जो है हम लोगों को एक बहुत बढ़िया मूव मिलेगा एंड जो हमारा खोया हुआ मार्केट था वो हमारे को रीगेन करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी, खोया हुआ मार्केट था वो पूरी रीगेन करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मानिक तालिया जी, ये जो $500 बिलियन की जैसे भी हमने शुरुआत में बात करी कि ट्रम्प कह रहे हैं कि $500 बिलियन का जो है ना इंडिया कमिटमेंट ले रहे हैं एक तरह से, तो ये $500 बिलियन कैसे होगा ये एक्सपोर्ट एक साल में, जबकि हमारा पिछले साल का अगर हम देखें तो सभी कंट्री से मिला के जो हमारा इम्पोर्ट रहा है वो 700 से $750 बिलियन के बीच में रहा है। हाँ जी सर, हरे कृष्णा। मुझे लगता है 500 बिलियन को थोड़ा सा जो है गलत तरीके से लिया जा रहा है। फरवरी 2025 में मोदी जी और ट्रम्प जी की मुलाकात हुई थी, तब उनका आपस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि हमारा जो भी ट्रेड है आपस में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों मिला के हम इसको 500 बिलियन तक लेकर जाएंगे कंबाइन। उस बात को ट्रम्प साहब ने बोला है, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल में होगा या 2 साल में होगा। उनकी ये एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी हमारा एग्रीमेंट होगा तो हम अपना ट्रेड जो है 500 बिलियन तक लेके जाएंगे। तो उसी दिशा में वो ट्रम्प साहब ने ये जो है वो डिस्क्लोजर किया है ये 500 बिलियन का। तो बाकी ये 1 साल में नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में होगा। ओके, ये यानी कि 1 साल में नहीं होने वाला है, आने वाले टाइम में गोल बना के इसको स्टेप बाय स्टेप $500 बिलियन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अगर हम यूएस का जो था वो 11 महीने में हमने जो तकरीबन $53.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था उनको, जबकि पिछले साल 2024 में जो हमने इंपोर्ट किया था वो 45.8 बिलियन था यूएस से जो हमने इंपोर्ट किया था। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये जब ये बैरियर हटा है तो हमारा ट्रेड किस दिशा में और कितना वॉल्यूम हम इसमें गेन कर पाएंगे और यूएस को क्या मिलेगा इसमें, कुछ एक्सपेक्टेशन है इसमें? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी नवीन जी, आपसे। हाँ जी। देखिए, ये जो टैरिफ कम हुआ भी एट प्रेजेंट जो पोजीशन है, जितना हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उससे डबल हमारा एक्सपोर्ट है। तो अब ये टैरिफ जब कम हो गया है तो उसके बावजूद भी जितना जो है हमारे ऊपर टैरिफ लगा था उसके प्रोपोर्शन में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा ही है। मतलब जितना जिस रेशो से बढ़ना चाहिए था उस रेशो से तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी इंक्रीज हुआ यदि हम पिछले पीरियड से देखें तो आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। और हो सकता है जब ये अभी तक पूरा ये जो है डिस्क्लोजर नहीं आया, एग्रीमेंट का पूरा भी हमारे पास जो है क्लॉजेज नहीं आए कि कहाँ पे कम हुआ है, कैसे कम होगा, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में टैरिफ और भी कम हो सकता है। राजेश जी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कंपटीशन की, यानी कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और विशेषकर अगर हम राइस एक्सपोर्ट की बात करें तो जैसे पाकिस्तान है और थाईलैंड है, वियतनाम है, ये हमें मेन कॉम्पिटिटर हैं एक तरह से कह लें। हालांकि अगर नेग्लिजिबल भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेन कॉम्पिटिशन इनसे हमारा आप मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उनका टैरिफ रेट हमसे ज्यादा है तो हमें अपने एक्सपोर्ट को और कितना बेहतर और कितना ज्यादा हम इसमें वॉल्यूम कर पाएंगे, खासकर अगर हम यूएस की बात करें तो? रविंदर जी, इसमें अपने को ना खाली एक्सपोर्ट की ही नहीं, इंडिया के इंपोर्ट की भी बात है। जैसे नवीन जी ने बताया कि ये जो $500 बिलियन का जो एक स्टेटमेंट है, दैट इज टू वे ट्रैफिक।
मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों मिला के कंबाइंड हम लोगों को $500 बिलियन की एक टारगेट दी गई है। सो सर्टेनली आज इस किट्टी के अंदर में जो ऑयल हमारा एक मेजर कंपोनेंट होता है वो इसमें ऐड होगा। डिफेंस के अंदर में हम लोगों हम अदर कंट्रीज के अंदर में जाते हैं तो वो कंपोनेंट ऐड होगा। तो राजेश जी, मैं वो बात समझ गया, उस पर बाद में आता हूँ, बट पहले मुझे ये बताइए ना कि हमारा जो राइस एक्सपोर्ट की अगर हम विशेषकर बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर इस कंडीशन में जब हमारा टैरिफ कम हुआ है, पहले के मुकाबले कम हो गया है और उनसे भी हमारा कम हो गया, तो क्या हमारा नंबर गेम क्या होगा? हम कितना नंबर्स हम और एक्स्ट्रा कर पाएंगे अमेरिका को? देखिए, यूएस के अंदर में अपनी जो कॉमन वैरायटी और बासमती वैरायटी जाती है वो करीबन 3.5 लाख टन के आसपास जाती है, जो पिछले 6 महीनों के अंदर में घट के 1.25 लाख टन के आसपास आ गई थी। तो वापस वो रिगेन हो जाएगी वो क्वांटिटी अपनी, क्योंकि एक तो क्या है कि जो क्वांटिटी जाती है वो जाती है स्पेशली फॉर एक्सपैट इंडियंस, रेस्टोरेंट्स, कॉमर्शियल यूज वगैरह के लिए जाती है। तो 100% वो वापस रिप्लेसमेंट में आ जाएगी। और प्लस अगर वहां से हम लोगों को मान लीजिए कि कोई थर्ड कंट्री के अंदर में रीपैकेटिंग करके भी अगर री एक्सपोर्ट की हो, तो मैं समझता हूं 10 से 20% का इंक्रीमेंटल यहां से कहीं भी जाता हुआ दिखता है। ओके, 10 से 20% का इंक्रीमेंटल हमें यहाँ से जाता हुआ दिखता है। और हम अपना पुराना नंबर जो है वो भी मेंटेन कर लेंगे, पुराना नंबर भी मेंटेन कर लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब राजीव जी, अब ये सारी जो ट्रेड को लेके, जैसे कल ट्रेड हुई है, तो एक अजीब सा डिस्कशन चल रहा है, नैरेटिव अलग अलग तरह से बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है कि भाई हम जो है 18% टैरिफ देंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पे, वैसे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सभी पे, लेकिन ये जो हमने देखा रिसर्च में कि कई सारे प्रोडक्ट्स पे 0% की उनको एक्सेस है। तो वो 0% की एक्सेस उनको क्यों है, किस लिए है, और उससे हमें क्या नुकसान या फायदे हैं, और हम क्यों नहीं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा पाए या लगा रहे हैं? जी, इसके लिए हमें फिर समझना होगा कि ये जो जब तक आप डेटा में नहीं जाइएगा और फिर समझेंगे कि एक सेंटिमेंट की बात होती है और एक डेटा ड्रिवन डिटेल्स की बात होती है। तो अभी ये जो डील है ये अभी सेंटिमेंट, क्योंकि जब फुल डिटेल्स, बट जो डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है वो हमें मालूम है। जैसे इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल एक्सपोर्ट्स, टोटल आप देखिएगा तो इंडिया जो टोटल यूएस गुड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इन 2024 वाज 41.5 बिलियन, यूएस सर्विस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज 41.8 बिलियन। तो आप देखिएगा कि अब यहाँ पे हाउ इज इंडिया गोइंग टू बाई 500 बिलियन फ्रॉम यूएस, ये जो आप चर्चा कर रहे थे, तो उसके लिए फिर समझना होगा कि बहुत सारी चीजें देखनी होगी इनको। इंडिया के क्या 24-25 में इलेक्ट्रिकल मशीनरी वाज 15.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, उसके बाद जेम एंड ज्वेलरी जो नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स है, उसके बाद तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इंडिया से 9.8 बिलियन डॉलर का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, और उसके बाद मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स जो हम लोग फिर कर रहे थे। और इंपोर्ट्स में आप करेंगे जो आप, उसमें आप फिर देखेंगे मिनरल ऑयल फ्यूल 14.3 बिलियन, फिर कल्चरल पर्ल्स 5.3 बिलियन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर 4.4 बिलियन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी 3.4 बिलियन एंड प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट 2.0 बिलियन। तो इन दिनों आप दोनों को देखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश है। और इसी बात को 500 बिलियन के सेंटीमेंट में कहा जा रहा है। इसके साथ साथ डिफेंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके साथ आप देखेंगे न्यूक्लियर, अब इंडिया का एक नया न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा हुआ है जिसमें अमेरिकन कंपनीज, वेस्टिंगहाउस, बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि फ्यूचर बहुत सी, और आपको याद है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील वो बहुत पुराना है, उसके अगर आप चर्चा करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन इतना ही कहूँ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और उसको मद्देनजर रखते हुए ये 500 बिलियन की बात हो रही है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इंडिया 18% और 0% क्या है, उसको थोड़ा फिर समझने की बात होती है, क्योंकि ये जो इंडिया का जो मार्केट है उसमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन
एग्रीकल्चर मार्केट जो है, खासकर जिसकी बात हो रही है, डेयरी मार्केट जो है, ये दीज आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड दे नीड द सपोर्ट। तो इसीलिए उनके लिए वो टैरिफ प्रोटेक्शन है। अमेरिकन मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी, मतलब इट्स इंडस्ट्रियल कमर्शियल मार्केट, और एग्रीकल्चर इज ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल। लेकिन अगर आप सब्सिडीज देखिए तो द सब्सिडीज पर फार्मर इन अमेरिका इज मच मोर, मतलब कि इट इज ऑफ अ वेरी हाई डिग्री, जितना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये सब देखते हुए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए सिर्फ परसेंटेज ऑफ अ स्मॉल थिंग, इसीलिए अगर आप देखिएगा यूएसटीआर का जो साइट है, यूएस गवर्नमेंट का जो साइट मेंटेन होता है, उसमें जो डेटा होता है, मैंने उसको जाके देखा कि उसमें इंडिया ट्रेड समरी करके डिटेल्स हैं। उसमें यूएस गुड्स एंड सर्विसेज विथ इंडिया दे एस्टिमेट 213.3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2024, और ये कहते हैं कि 8.3% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में। तो दैट सेंटिमेंट, इसको कह रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स विथ इंडिया, इसको बढ़ाने के लिए अब जो डिटेल है, वही जब डिटेल आएंगे, अभी तक एग्रीमेंट पे इंक मतलब कि साइन नहीं हुआ है, वो एक और फॉर्मल एग्रीमेंट है। तो ये एक सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो आई थिंक पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विनोद जी से आई थिंक अब उनका माइक कनेक्ट हो गया, अब हम सुन पाएंगे। विनोद जी। हाँ जी जी, तो आपके कमेंट्स, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है राइस ट्रेड इंडस्ट्री को इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं? जी देखिए, जब हम बात करते हैं परसेंटेज की और जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जब आप अभी हमारे पास जो है जो डिफरेंस इन टैरिफ हुआ है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, इंडोनेशिया 19 है तो 1% हमारा एडवांटेज वहाँ पर मिला है, बांग्लादेश वियतनाम 2% मिला है। अगर आपको इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस देखें तो वो शायद थोड़ा बड़ा ज़रूर दिखेगा। और यूएस अगर हम ओवरऑल प्राइमरीली वो बासमती राइस का हमारा बयार है, क्योंकि नॉन बासमती में तो वो एक कॉम्पिटिटर है हमारा। तो बासमती के सेगमेंट में अगर हम देखते हैं, जो हम ओवरऑल 6 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, उसमें जस्ट से 6% ही, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अगस्त में जब ये टैरिफ उन्होंने बढ़ाने की घोषणा की थी, तब से अभी तक का देखें तो हमारा पिछले साल के मुकाबले यूएस को एक्सपोर्ट बढ़ा है, और हम हर साल लगभग आप कहें तो 3 लाख टन के करीब बासमती राइस का एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं। अभी हमें देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली नॉन बासमती राइस के कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमें एडवांटेज मिल रहा है। पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन जहां तक ध्यान है कि पाकिस्तान को भी हाई टैरिफ लगा था जब बाकी देशों पे लगा था, तो ये हमें, हमारे ट्रेड को ये काफी एडवांटेज देगा, क्योंकि उसके 2 एडवांटेजेस जो मैं गिनाना चाहूंगा। एक तो ये है कि इससे हमें जो कॉम्पिटिटर्स है उनको पीछे धकेलने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बेटर हो जाएगी। और बहुत से मार्केट तो प्राइस कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, और कंज्यूमर्स इन सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इन यूएसए आल्सो, वो भी प्राइस सेंसिटिव, तो वहां पर हमें एक तो ये एडवांटेज, और दूसरा ये है कि चाइना वगैरह के मुकाबले में अब हमारी जो है रिलायबिलिटी हो सकता है यूएस में भी बढ़े, अदर मार्केट्स में तो बढ़ेगी, तो उससे हमें मार्केट एक्सेस का भी एडवांटेज मिल सकता है। तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन ट्रेड, पर्टिकुलरली इन राइस ट्रेड। बिल्कुल, थैंक यू। राजेश जी, एक बात और बताइए, जब हम किसानों की बात करते हैं, यानी कि एग्री ट्रेड की बात करते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से राजीव ने कहा कि भाई जो प्रोटेक्शन है हमारे फार्मर्स का वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये प्रोटेक्शन किस तरह से हो पाएगा? अगर मान लीजिए कुछ चीज़ों पे हम ब्लॉक करते हैं, जैसे कि उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स को अभी हम लोगों ने फिलहाल इंडिया में शायद अलाउ नहीं किया गया है, और आगे फर्दर अभी कोई प्लान भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आगे फर्दर हम अपने किसानों को कैसे, उनके हितों को कैसे बचाए रख पाएंगे, और साथ के साथ उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी? रविंदर जी, जैसे जीरो ड्यूटी के अंदर में, जीरो टैरिफ के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर इंडिया आता है, फॉर एग्जांपल मैं 2 ही प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहूंगा, जिसमें एक व्हीट है और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स है।
आज वीट अगर यूएस का वीट अगर इंडिया आता है अंडर द जीरो ड्यूटी, आमतौर पे जनरली 70% की इंपोर्ट की ड्यूटी है, और इंडिया अगर वो वीट डंप होता है, वी कैन जस्ट इमेजिन कि फार्मर्स जो हमारे टोटली एमएसपी पे डिपेंडेंट है, प्लस एफसीआई का प्रोक्योरमेंट होता है, पीडीएस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये पैरेलल मार्केट जो है प्राइवेट वालों के लिए तो बेटर रहेगा, लेकिन फार्मर्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। सिमिलरली डेयरी के अंदर में आज न्यूजीलैंड से इतने रिप्रेजेंटेशन आते हैं कि टू ओपन अप की एसकेएम को इंपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने एंटी डंपिंग वगैरह सारी चीजों को क्लॉज लेके विद इन द इंडस्ट्री अपने इसको कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव एंड वन ऑफ द बेस्ट कोऑपरेटिव अमूल है, क्योंकि ये टोटली गार्डेड होके चली थी बाय द गवर्नमेंट सपोर्ट, तब आज जाके आज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, एंड अमूल डेयरी के अंदर में नंबर 1 है हर जगह से। तो अगर आपने अभी राजेश जी, जैसे भी आपने कहा कि अगर ये इम्पैक्ट ना फार्मर्स के ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है, तो किस तरह से उनके इंटरेस्ट को बचाए रखेगी गवर्नमेंट आने वाले समय में भी, और कैसे उनकी इनकम के लिए आपकी जो ट्रेड है, जो वो सब लोग मिलके कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे हमारा, जिसे हम वर्षों से सुनते आए हैं, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और आज की तारीख में अगर हम जीडीपी में भी देखें तो एक एग्रीकल्चर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसको कैसे हम आगे ले जा पाएंगे? रविंदर जी, इसमें अपने गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान का हित सबसे पहले देख के चलना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत अलग चीज है, एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारा कोर बेस है। अब उस कोर बेस को हिलाना बहुत ही ज्यादा रिस्की क्लॉज होगा। राजीव सर हैं हमारे सामने में, जो कि फॉर्मर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, एंड ही नोज द होल ऑफ द सब्जेक्ट वेल। तो आज फार्मर्स के बेनिफिट को देखते हुए एग्रीकल्चर जो हमारी कोर प्रोडक्शन है उसका इंपोर्ट हम लोगों को नहीं करना चाहिए, चाहे वो फ्री में भी मिले, अपने को उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट फार्मर्स को एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन का हेल्प मिले, और उनको रेगुलरली एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एज ऑन डेट, और वो चलता रहे। एज जैसे राजीव सर ने भी कहा कि हाईएस्ट सब्सिडी है यूएस के अंदर में फार्मर्स को, हम लोग भी कहते हैं कि हमारी हाईएस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस है टू द फार्मर्स, बट स्टिल हमारे फार्मर्स आज भी पुअर हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन की क्लस्टर्स में बटे हुए हैं, छोटे फार्म्स है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो उसको प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेटिव के थ्रू, कॉर्पोरेट के थ्रू अगर उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करके बड़े फार्म्स हो, ऑर्गेनिक कुछ बनाया जाए, कुछ वैल्यू एडिशन करके किया जाए, तो सर्टेनली फार्मर्स को भले वॉल्यूम नहीं बढ़े, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू का एडिशन का बेनिफिट उनको मिल सकता है। वैल्यू एडिशन का उनको बेनिफिट मिल सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवीन मानिक तालिया जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, और चर्चा को समाप्त भी करेंगे अब जल्दी से। ये अब मान लीजिए जो हमारा टैरिफ कम किया इन्होंने, और जो इंडिया यूएस की जो एक पेंडिंग ट्रेड डील थी वो हो गई है, तो इससे जो Q4 के जो जीडीपी के आंकड़े हैं, क्या इसमें भी हमें कुछ बढ़त देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी पे भी आएगा, क्योंकि टैरिफ कम होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जीडीपी हमारा बढ़ेगा ही। जी, जीडीपी बढ़ेगा। और राजीव जी, आपसे ये मैं समझना चाहता हूं कि इस ट्रेड डील के बाद में क्या इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, एफडीआईज हैं, उनका क्या भरोसा और बढ़ेगा? वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे? जी जरूर। ये ट्रेड डील के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एज अ डेस्टिनेशन कितना अट्रैक्टिव है। तो आपने देखा हुआ है कि अब इंडिया, एवरीबडी इज कोटिंग इंडिया। मतलब आप देखिए, इंडिया का जो डील था 27 जनवरी को, उसमें 27 कंट्री, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज अब इंडिया से जुड़ गए हैं इन अ फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट। और उसी तरीके से यूएस का भी डील जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ इस साल के अंदर इन 12 कैलेंडर मंथ्स 5 और डील हुए हैं। अब आप इन 4 यूरोप के लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, इनके साथ 4 कंट्रीज के साथ एक डील हुआ था। न्यूजीलैंड,
फिर आप देखिएगा कि ये सब चीज पिछले 12 महीने के अंदर, तो आप दैट इटसेल्फ शोज कि देयर इज अ ह्यूज एपेटाइट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कमिंग टू इंडिया। और एक बहुत ध्यान की बात होगी, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये अमेरिका ने कहा था कि वी नीड टू आल्सो लुक एट इट, और तो अब वी आर आल्सो वेरी आइडियली सूटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। जो चाइना से बहुत लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो खोज रहे हैं कि कौन सा अच्छा डेस्टिनेशन है, और इंडिया हैज ऑल, मतलब कि उसके पास और सब जो चीज़ें हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर को चाहिए, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा पिछले 10-11 साल में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह से इनोवेशन, इंडिया हैज़ बीन इम्प्रूविंग रैंक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग होती है वो इंडिया हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 81 to 38th रैंक इन द लास्ट 10-12 ईयर्स। तो ये सब आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को बहुत अट्रैक्टिव बना देती हैं, और इसीलिए इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग राज्य, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो पाइपलाइन में हैं। ये तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। हाँ, राजीव जी जो पाइपलाइन में चल रहे हैं उनको फिर कभी डिस्कस करते हैं। आज हम इसी पे टिके रहते हैं, फोकस रखते हैं, और सभी लोगों से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस पे चर्चा की और मैं समझता हूँ आप सभी एक्सपर्ट्स ने बड़े अच्छे से समझाया कि जो $500 बिलियन का खेल है जिसकी चर्चाएं चल रही वो बेसिकली क्या है, कैसे है, और जो इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं वो एक उनको पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाता है कि नॉलेज मिल जाती है। विनोद जी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज, 20 सेकेंड। मैं एक्चुअली शुरू से कॉन्फिडेंट था जब ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि 500% लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं उसमें बहुत ज्यादा मतलब डिस्करेज नहीं था, क्योंकि WTO के अंदर हर कंट्री को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर एक बाउंड रेट फॉलो करना होता है। उस बाउंड रेट से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी राजेश जी ने कहा कि व्हीट इंपोर्ट पे 70% ड्यूटी, वो मेरे ख्याल से हमारा मैक्सिमम बाउंड रेट है हमारा, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। कुछ साल पहले हमने एप्पल्स पर भी जब काफी ज्यादा को लॉस होने लगा था तो हमने भी उस पे 50% ड्यूटी कर दी थी। तो ये सब कहने की बात एक अलग होती है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले लोग होते हैं तो उनको वो बाउंड रेट को डेफिनेटली फॉलो करना पड़ता है। तो मैं इस करंट सिचुएशन से मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे ट्रेड को अच्छा फायदा होने वाला है, और FDI डेफिनेटली एनकरेज होगा। ये सब बहुत अच्छे साइंस हैं। थैंक यू जी। नवीन जी। हाँ जी, ये जो हमारी USA की डील हुई है, अभी डिटेल्स ठीक है आनी बाकी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और खासकर उसके बाद जब हमारा 27 जनवरी को FTA हुआ हमारा यूरोप के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड, UK कई कंट्रीज के साथ भी हुआ, तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत जो है बूस्ट देगा। और जो हमारी प्रधानमंत्री की जो एक वो कमिटमेंट है कि हमने अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है GDP को, तो वो हम अचीव करेंगे इससे। बिल्कुल अचीव करेंगे। राजेश जी। सर, आज इंडिया को बिकॉज ऑफ हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन की वजह से कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आज ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बनेगा और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। तो ठीक है कि भाई कि एट अ पर्टिकुलर टाइम हम कई बार नेगोशिएटिंग टूल को कंट्रोल नहीं करते हैं, बट सम और अदर हाउ नेगोशिएटिंग पार्ट के अंदर में हम बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। आज का जो कम्युनिकेशन का जो साधन है, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि चाइना लैक करता है, वो इंडिया की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। प्लस हमारी जो यूथ की जो कि एवरेज एज हमारी 32 to 35 की है, वो एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है टू द एंटायर ट्रेड। एंड पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि इंडिया से बड़ा आज की तारीख में कोई दूसरा बड़ा मार्केट नहीं है। सो विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। जैसे नवीन जी ने भी कहा कि भी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को शायद हो सकता है कि एस्पिरेशन के बाद में मोदी साहब इसको 6 ट्रिलियन भी बोलना चालू कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट। 5 होगी तो डेफिनेटली 6 भी होगी, 7 भी होगी, 10 भी पहुंचेंगे। राजीव जी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग काफ़ी आगे हैं। एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहता था, जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल कहा और मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताए थे कि कहाँ हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, और अमेरिका में जो दवाइयाँ बिकती हैं उसकी 40% जो है इंडिया से जाती हैं।
तो आप देखिएगा कि फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैरिफ, बिकॉज इससे उनके कंज्यूमर्स को बहुत फायदा है। तो वही मैं आपको उसी तरह से इलेक्ट्रिकल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल जो फोन बनता है उसके बारे में आप जानते होंगे कि जो PLI स्कीम इंडिया में आया है वो इतना सक्सेसफुल हुआ है, एंड वी हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट इन अ ह्यूज वे, और अमेरिका को भी एक्सपोर्ट चला गया है। और अब जो लेटेस्ट मॉडल है इंडिया में बन रहा है, तो मैं वही बता रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन डील, और ये जो भी छोटी छोटी रुकावटें थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। और जैसे ही इससे क्या होगा कि इंडिया, ये एक खाली महज डील नहीं है, मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि इट इज अ मच लार्जर रीसेट। मैंने जो बताया कि जैसे न्यूक्लियर डील है, एनर्जी सिक्योरिटी है, और जो अभी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं हैं उसके लिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर। हम लोग नॉन अलाइंड एक तरह से जो कहते आ रहे हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, सो टू से, वी आर इंडिपेंडेंट, we are going to be the third largest economy, but also we have the military might plus at the same strategic depth। तो ये सब चीज तभी हो सकता है जब हमें बहुत अच्छा cooperation US के साथ भी हो, and we have good relationship with other big and that is why this deal is also important, not merely from trade perspective but also from the larger reset in the international ties। ये बात समझने की जरूरत है। और मैं आपको ये बता रहा था एक स्पेसिफिक उदाहरण, जैसे जी समय का अभाव है, नहीं तो और डिटेल में इसकी बात करें। ज्यादा कंट्रीज के साथ हमारी ये डील होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, ताकि हम भविष्य में किसी एक कंट्री के ऊपर टिके ना रह सके, और कोई एक कंट्री हमें मना कर दे या टैरिफ लगा दे तो हम फंस के खड़े ना हो जाए। तो इसलिए सरकार भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है, वाणिज्य मंत्रालय भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा है कि हम मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में अपनी डील्स कर सके। और वही कारण है कि जिस तरह से राजीव जी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में के अंदर 4 से 5 कंट्रीज के साथ जो डील्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ है, न्यूजीलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, और खासतौर से जो लास्ट में हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, तो यह भी कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर दबाव बनाने में कारगर हुआ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।